हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब कुशल मंगल ही होगा। तो दोस्तों, आज हम भारत की कई प्राचीन उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, भारत। मुझे विश्वास है कि आपने यह नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने सुना है तो आपको ये नाम हमें कहाँ से मिला ये भी मालूम ही होगा। अगर नहीं है तो आइए हम जान लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो दोस्तों, ऐसा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत और इंडिया एक ही देश के दो नाम हैं। भारत, जो महाभारत काल के राजा भारत चक्रवर्ती के नाम से प्रचलित हुआ है, ऐसा माना जाता है। राजा भारत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। वह एक महान सम्राट और भारत वंश के स्थापक थे। इसके उपरांत वह कौरवों और पांडवों के पूर्वज भी थे। तो दूसरी तरफ है इंडिया, जिसका नाता सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। अरबी लोग जो स को ह बोलते हैं, वहीं से सिंधु को हिंदू बुलाया गया। और जब यूनानी लोग यहाँ आए तो उन्होंने इसको इंडस नाम दिया। आखिर में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने 17वीं शताब्दी में इंडिया शब्द के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तब से आज तक हमारा देश इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। The name India is given to us. It's an English name. A name which has no cultural background, a name which has no significance, a name which does not instill pride in you. That kind of a name I will give you because this is the technology of dominance. In this country, maybe 2, 3, maybe 5% of the people speak English language. But the nation is named in English. It doesn't mean anything to someone who doesn't speak English language, India. Bharat has a power to it. Because there are two aspects to this. When we utter something, there is a sound. Meaning is just psychological, you making up the meaning, isn't it? Yes or no? Right now, I utter something, it's just a sound. If you did not know the language, this is just a sound. Meaning is just made up in your mind. Meaning is secondary. The significance is in the sound. You utter Bharat and see what reverberation it has in you. You say India and see what reverberation it has in you. Say this, take this as your chant for 2 days. One day you just say India, India, India. Another day you say Bharat, Bharat, Bharat. Just see what it does to your system. Then you decide what kind of sounds have the maximum impact on the human system. This we call them as mantras. Bharat is a mantra. Bharat is powerful. अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, जिस पर यह वीडियो आधारित है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन एवं आज के दौर में भी अस्तित्व में होने वाली सबसे पुरानी भाषा है, जिसका प्रमाण हमें हमारे वैदिक काल के साहित्य से मिलता है। प्राचीन भाषा संस्कृत की प्रथम पुस्तक 4वीं शताब्दी में महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। वह पुस्तक अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के नियम के बारे में काफी माहिती प्रस्तुत की है। एक शोध के अनुसार नासा का दावा है कि संस्कृत प्राचीन हिंदू भाषा उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। तो देखा आप लोगों ने, यह है हमारी अपनी भाषा संस्कृत का कमाल। भारत की प्राचीन
चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। यह चिकित्सा पद्धति की स्थापना महर्षि चरक ने की थी, जिन्हें चिकित्सा के पिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह पद्धति के बारे में अपनी पुस्तक चरक संहिता में बताया है। इस पद्धति की खासियत यह है कि इसके सेवन से इंसानी शरीर में आज की एंटीबायोटिक दवाओं के मुकाबले कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो आप अपने शरीर को कैसे उपचार से ठीक करेंगे, ये अब आपको सोचना होगा। भारत की शल्य चिकित्सा या सर्जिकल विद्या। भारत में महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा पद्धति के पिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह पद्धति के बारे में अपने पुस्तक सुश्रुत संहिता में वर्णन किया है। उस जमाने में चिकित्सकों ने कैटरेक्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी में भी महारत हासिल की थी। और वैसे भी हम आए दिन सर्जिकल स्ट्राइक तो करते ही रहते हैं। कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। योग, जिसका प्रचार प्रसार आज पूरे विश्व में हो रहा है और पूरे विश्व में की जाने वाली कसरत भी प्राचीन भारत की ही एक खोज है। यह शारीरिक कसरत से हम स्वास्थ्य संबंधी कई रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। आज के इस दौर में योग का क्या महत्व है, ये हमको इसी बात से पता चलता है कि साल 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली में सर्वसम्मति से पारित होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। योग हमारी एक प्राचीन धरोहर है जो हमें संजोए रखनी है। भारतीय गणित विज्ञान। अगर हम गणित के प्राचीन भारत की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, शून्य यानी कि जीरो, उसकी भी शोध आर्यभट्ट के द्वारा भारत में हुई थी। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ लिखा, जिसमें वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने अंकों का पूरा विवरण 0 से 9 तक और हिंदू दशमलव यानी कि डेसिमल पद्धति की खोज की थी। कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम, इसकी भी शोध भारत ने ही की है। खुद आइंस्टाइन ने भी कहा है कि हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई उपयुक्त वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। हॉलीवुड की फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शायद हमें भारतीयों के इसी सामर्थ्य से रूबरू कराती है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान। पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में जो आकाशगंगा में पृथ्वी और सूर्य के स्थान को लेकर खोज की थी, उसकी खोज आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले कर चुके थे। गोलपाद में आर्यभट्ट ने लिखा है, नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तब वह समझता है कि अचल वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि पदार्थ उल्टी गति से जा रहे हैं। उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति से जाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। ये वही धरोहर है जो आज हमारे इसरो के साइंटिस्ट अपने काम के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, और शायद इसीलिए हम मंगल ग्रह तक पहले ही प्रयास में पहुंचने वाले दुनिया के इकलौते देश हैं। निश्चित रूप से बहुत गर्वान्वित क्षण है। निश्चित रूप से ऐसे क्षण है जिसको समूचा राष्ट्र बहुत लंबे समय तक याद करेगा। भारत की शैक्षणिक संस्था। अगर भारत के प्राचीन शिक्षण की बात की जाए तो तक्षशिला भारत की प्राचीन और विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय थी, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में हुआ था। यह कुल 60 विषयों पर शिक्षा दी जाती थी और करीब 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का यह उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जिसकी स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। आज हमारे देश में
जो IITs और IIMs है उनमें शायद टैलेंटेड स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, मगर फिर भी वह दुनिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में नहीं आते। अगर इन संस्थाओं को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी प्रदान की जाए तो हम भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की ओर बढ़ सकते हैं। अगर भारतीय संरचना की बात की जाए तो विश्व का सबसे पुराना बांध कल्लानाई की स्थापना चोल वंश के राजा करिकलन ने दूसरी शताब्दी में की थी। यह बांध कावेरी नदी पे स्थित है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि पानी का महत्व तब भी था और आज भी है। कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में स्वच्छ पानी के अभाव से ही होगा, और अगर हमें जल्द ही पानी के संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो शायद बहुत देर हो जाए। प्राचीन भारतीय साहित्य, अगर धार्मिक ग्रंथ की बात की जाए तो महाभारत और रामायण प्राचीन भारत की एक अमूल्य भेंट है। महाभारत में 1 लाख श्लोक का समावेश किया गया है, जिसके कारण इसे मानव इतिहास में लिखे जाने वाले सबसे लंबे काव्य ग्रंथ में समाविष्ट किया गया है। कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल क्यों न कर ले, मगर उसको हमेशा अपने मूलत्व यानी कि रूट्स से जुड़े रहना चाहिए। इस लॉकडाउन के दरमियान हम लोगों को अपने इस पहलू से टीवी के द्वारा रूबरू होने का जब फिर से मौका मिला है, तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि इन जीवन मूल्यों को सदा के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना सकूं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भारत के प्राचीन खेल, इसमें चेस, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का समावेश होता है। यह खेलों के बारे में विस्तृत से जाना जाए तो उस समय चेस अष्टपद के नाम से जाना जाता था, और 6वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान इस खेल को चतुरंगा नाम से भी जाना जाता था। लूडो, इस खेल की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में भारत में ही हुई थी, जिसको पच्चीसी के नाम से भी जाना जाता है। इस खेल के अवशेष अजंता की गुफा में चित्रित किए हुए पाए गए हैं। सांप सीढ़ी, यह नैतिकता पे आधारित खेल है। मूल रूप से सांपों ने पाप का प्रतिनिधित्व किया है और सीढ़ी ने पुण्य का। अंत में यह खिलाड़ियों का उद्देश्य स्वर्ग यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। आजकल कोरोना जैसी महामारी की वजह से जब हम सब लोग अपने घरों में बंद हैं, तब परिवार के सभी सदस्यों के साथ आकर इन खेलों का आनंद लेते हुए पाए जा रहे हैं। यह खेल हमको सुख दुख में मिलकर रहना सिखाते हैं, तो दूसरी तरफ पबजी जैसे अन्य खेल हमें खुद अपनों से ही अलग करने पर तुले हैं। फर्क है इन दोनों खेल के मूल भाव में। तो दोस्तों, यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल खोल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, आवजो, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।